यार मैं नमाज पढ़ रहा था तो थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, ओके सर। मुझे काइंडली छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ब्रीफ, उसके बाद हम स्टार्ट करते सर माय नेम इज़ आलियान आलम। मैं अस्सलाम BScs वालेकुम। कर रहा हूँ GCU से। हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद वकास अहमद है और मैं M.Com ऑलरेडी कर चुका हूँ। MIT इन प्रोग्रेस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से और केयर क्लाउड के साथ काम करता हूँ एज एन इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट सेल्सफोर्स। Salesforce, ओके, गुड, थैंक यू। राइट, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? ओके, आई थिंक म्यूट पर हैं। अच्छा जी, मेरा नाम है काशिफ अनीस सिद्दीकी। मैं बेसिकली एंग्रो में था किसी ज़माने में फॉर SAP इम्प्लीमेंटेशन 4.7 टू ECC 6 माइग्रेशन थी। तो उस वक्त मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होता था। देन लेटर ऑन आई स्विच टू इनबॉक्स बिजनेस टेक्नोलॉजीज, जहां मैंने तकरीबन 8 साल काम किया एज अ कंसल्टेंट एंड लास्टली आई वाज वर्किंग एज सीनियर टीम लीड। लेटर ऑन आई स्विच to multiple consulting company on Oracle EBS, Oracle Fusion, Oracle EPM, and now working with another company that is being carried out for Microsoft Dynamics implementation. अच्छा, different areas में मैंने implementations की है, different locations पे, like UAE, Saudi, Muscat, and Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, and Pakistan. इसमें डिफरेंट डोमेन्स में मैंने काम किया है, लाइक प्रोक्योरमेंट साइकिल है, फाइनेंशियल्स है, बोथ ऑन ओरेकल EBS एंड फ्यूजन, एंड सेल्स क्लाउड, ओरेकल सेल्स क्लाउड। बिसाइड दैट ओरेकल EPM के कुछ मॉड्यूल्स हैं, एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो टॉप ऑफ ERP होता है एप्लीकेशन। इसमें हाइपेरियन प्लानिंग ऑन प्रेमाइस पे काम किया है, स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स पे किया है, प्लानिंग एंड बजटिंग है, अकाउंट रिकंसिलिएशन, तो डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम किया है। अच्छा, आप लोगों का क्या एजेंडा है, क्यों आप लोग ERP में इंटरेस्ट ले रहे हैं? छोटा सा मुझे बताएंगे तो एक आइडिया हो जाएगा मुझे कि क्या बैकग्राउंड है, किस तरह आप लोग करना चाहते हैं, क्या आप नॉलेज लेना चाहेंगे इस सेशन से? सर मैं बात करूँ पहले? जी जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम ऑलरेडी काम करते हैं सेल्स फोर्स के साथ, ठीक है, और क्लाउड पे भी हम लोग कर रहे हैं। तो ओरेकल के लिए अभी हम लोग स्टार्टअप में थे और सर्टिफिकेशंस मैं करना चाहूँगा इसके हवाले से। तो ये एजेंडा है मेरा, ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है तो सप्लाई चेन में हम ऑलरेडी जब काम करते हैं तो इसमें हमें एक रिक्वायर्ड था एक मॉड्यूल, तो दैट्स द रीजन दैट आई हैव जॉइंड इट एंड दैट्स इट। जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Let me know if you are able to see my screen. Yes, sir, visible. All right, so right now मैंने लॉगिन किया है Oracle Fusion Cloud एप्लीकेशन पे। बेसिकली Oracle के डिफरेंट टूल्स हैं जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। राइट नाउ Oracle EBS थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ प्रॉपरली। कुछ कंपनीज हैं Oracle EBS पे भी हैं, इनफैक्ट Oracle EBS भी क्लाउड पर जा चुका है। इसके अलावा Oracle Fusion जो है, इस Oracle Fusion समवेयर 2015 पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, बट इसकी जो पहली इम्प्लीमेंटेशन हुई थी वो समवेयर अराउंड 2017 में 2017 में हुई थी। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में भी जो Oracle Fusion पे इस वक्त यूज़ कर रही हैं Oracle Fusion को। Beside that, Oracle Fusion के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लाइक फाइनेंशियल्स है, सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसी तरह से सेल्स क्लाउड है। एंगेजमेंट क्लाउड बेसिकली कहलाता है। जो सेल्स फोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि एंगेजमेंट क्लाउड में बेसिकली
सिंप्लीफाइड चीज़ें ही होती हैं। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओरेकल का सेल्स क्लाउड सेल्स फोर्स की तरह इतना स्ट्रांग नहीं है। सिंस आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन TPL ग्रुप, तो मुझे आइडिया है उसका। इसके अलावा मैंने 18 पे भी इम्प्लीमेंट किया था। तो जितना यूज़र फ्रेंडली सेल्स फोर्स है उतना ओरेकल सेल्स क्लाउड नहीं है। कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा हैं सेल्स क्लाउड में, बट एनी हाउ ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट कैप्चर करता है। यूज़र फ्रेंडली मैं नहीं कह सकता उसको। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करता हूँ एप्लीकेशंस को, लाइक SAP को, डायनामिक्स को और ओरेकल को, तो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है। रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिपोर्टिंग में ओबियसली SAP जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन SAP की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लाइक जितनी कस्टमाइजेशन ओरेकल में हो जाती है SAP में नहीं पॉसिबल। सिंस आई वर्कड ऑन ऑल दीज 3 एप्लीकेशन जो टॉप मार्केट लीडर्स हैं, तो आई नो कि हर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ लैकिंग है। ठीक, तो मेनली अगर हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में या बाहर भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रीज़न बैंक बीइंग दैट के जो ओरेकल के फाइनेंशियल मॉड्यूल्स हैं या प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई ख़ास नंबर्स नहीं मिलते हमें। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में SAP की इम्प्लीमेंटेशन होती है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स समझें आप थर्ड लेयर पे आ जाती है, पर कंपैरेटिवली अच्छा टूल है, यूज़र फ्रेंडली भी है, रिपोर्टिंग भी अच्छी है, लेकिन अगेन वो काफ़ी चीज़ों में लैक करता है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो करें, मैं आगे चलूँ। नहीं, मेरी तरफ से ओके, Okay. इट्स ओके। Right. So basically right now मैंने लॉग इन किया है एडमिनिस्ट्रेटर के रोल से Oracle Fusion Cloud ERP एप्लीकेशन में। तो somehow Oracle ERP का लुक एंड फील कुछ इस काशिफ सर, तरह का सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ चैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो वो आप भले अभी एंड में देख लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, मैं एंड में देख लूंगा। अभी राइट नाउ कंटिन्यू करते हैं। ठीक, स्क्रीन में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ऑलराइट, ओके जी। Oracle फ्यूजन क्लाउड में डिफरेंट मॉड्यूल्स इंगेज्ड हैं। फ्यूजन क्लाउड के जो ब्रॉडर अम्ब्रेला में है उसमें Oracle ERP है, देन Oracle EPM सूट है। अच्छा, अगर हम ERP की बात करें तो विद इन ERP फाइनेंशियल, सेल्स क्लाउड, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, HCM, डिफरेंट डोमेन्स हैं उसके जो कि यूज़ होते हैं। ठीक, अच्छा, अब ERP में विद इन ERP जब हम फाइनेंशियल्स की अगर एग्जांपल लें तो विद इन फाइनेंशियल्स भी सब मॉड्यूल्स हैं, लाइक जर्नल लेजर, पेबल्स, रिसीवेबल्स, कैश मैनेजमेंट, टैक्सेशन। तो मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। जब किसी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन होती है तो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स जो मॉड्यूल्स हैं वो इनेबल किए जाते हैं। रिक्वायरमेंट की बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है, देन टेस्टिंग और UAT के बाद सिस्टम जो है वो लाइव होता है। अच्छा, राइट नाउ अगर मैं देखूं एप्लीकेशन पे तो मेरे पास Oracle एप्लीकेशन में जो टॉप लेफ्ट है मेरा, ये नेविगेटर है। नेविगेटर पे मुझे जो फंक्शनैलिटीज नज़र आ रही हैं इस वक्त, वो सारी वही है जो यहाँ पे कार्ड और क्लस्टर्स में अवेलेबल हैं। ठीक, तो राइट नाउ अगर मैं देखता हूँ तो मैंने लॉगिन किया फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन से। उसके बाद मेरे पास में मेरी सारी HR रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने एज एन एम्प्लॉई व्यू करना चाहूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगी। देन अगर मेरे सबऑर्डिनेट्स भी हैं तो उनकी टीम की इंफॉर्मेशन है। क्लाइंट ग्रुप अगर मैंने कोई बनाया हुआ है तो ऑनबोर्डिंग वगैरह HCM के लिए मेनली, तो वो चीज़ें भी इसमें अवेलेबल होती हैं। देन उसके बाद मैं अगर मॉड्यूलर जाऊँ तो सेल्स क्लाउड के एप्लीकेशन में सर्विस रिक्वेस्ट है, एनालिटिक्स है, और एक सेल्स क्लाउड का अपना एक छोटा सा क्लस्टर होता है जो राइट नाउ इनेबल्ड नहीं है इसमें। देन सर्विस का मॉड्यूल है। सर्विस कहलाता है लाइक फील्ड सर्विस, जो इस तरह की एग्जांपल ले लें कि प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये जो भी इसका सपोर्ट इंजीनियर या टेक्नीशियन है वो किस तरह से काम कर रहा होगा, उसके लिए सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है।
लाइक अगर आप प्रोक्योरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अवेलेबल होगा। इसी तरह अगर सेल्स में भी आप कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं, लाइक आप रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट या विला या बैंगलो सेल करते हैं, तो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन से की जा सकती हैं। सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन मॉड्यूल जो है कि बेसिकली सप्लाई चेन में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी यहाँ से कैप्चर की जाती है। कुछ फीचर्स राइट नाउ इसके इनेबल्ड नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही मैनेजमेंट मेंटेनेंस मैनेजमेंट नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, रिसीवेबल का मॉड्यूल है। रिसीवेबल में आप इनवाइसिंग करते हैं, इसी तरह से कलेक्शन होती है, रेवेन्यू मैनेजमेंट है, लाइक IFRS 15 वगैरह की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो रेवेन्यू मैनेजमेंट के थ्रू कैप्चर होती है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो किसी एक यूज़र के पास, लाइक अगर वो फाइनेंस का पेबल्स का यूज़र है तो उसके पास सिर्फ ये पेबल्स का कार्ड नज़र आएगा और नीचे क्लस्टर में भी सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होगी जिस चीज़ की उसको एक्सेस दी हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पेबल्स में जो मेरा पे इनवाइसिंग का क्लर्क है उसके पास सिर्फ इनवाइसिंग के ऑप्शन होंगे, ये इनवाइसिंग का रोल होगा, अदर देन दैट वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, बेस्ड ऑन ग्रांटेड रोल जो है वो एक्टिविटीज़ उस यूज़र के पास इनेबल्ड हो जाती है। अच्छा, हर मॉड्यूल में एक बेसिक डैशबोर्ड होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर हम कस्टमाइज डैशबोर्ड बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। लाइक इसमें एक टूल अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं OTBI, ट्रांजैक्शनल ऑरेकल ट्रांजैक्शनल बिजनेस इंटेलिजेंस, जो कि BI का ही बिजनेस इंटेलिजेंस का सब हेड होता है BI का। और ये टूल हेल्प आउट करता है कि अगर कोई यूज़र ड्रैग एंड ड्रॉप पे अपने लिए कोई रिपोर्ट डिफाइन करना चाहे तो वो टेक्निकल कंसल्टेंट या IT डिपार्टमेंट को जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो यूज़र खुद ही कुछ हद तक बना सकता है रिपोर्ट्स। कहाँ पे? कौन ला रहा? म्यूट कर देते हैं माइक अपना। इसे मट्टी है ना, अब डायरेक्ट वाले फुल साफ हो जाएगा, पर डायरेक्ट साफ जाना, डायरेक्ट पता मुझे ना। सैयद अनवर प्लीज म्यूट कर दें आप, माइक म्यूट कर लें सैयद अनवर। ऑलराइट, अच्छा, हर मॉड्यूल के अपने कुछ डैशबोर्ड हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेविगेट करता हूँ पेबल्स में तो मेरे पास पेबल्स के डैशबोर्ड पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये कॉमन डैशबोर्ड है जो हर पेबल के यूज़र के पास अवेलेबल होगा। इसी तरह अगर हम अकाउंट रिसीवेबल में जाएँ तो सिमिलर अकाउंट रिसीवेबल का डैशबोर्ड है, GL का है। तो हर मॉड्यूल में कुछ हद तक डैशबोर्ड डिफाइन है और जहाँ अवेलेबल ना हो वहाँ हम बना सकते हैं। ठीक, लाइक अगर मैं देखना चाहता हूँ लास्ट 5 डेज में मैंने कितनी इनवाइसिंग रिकॉर्ड की है लाइबिलिटी के लिए, तो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं कि लास्ट 5 डेज में कोई नहीं है। अगर मैं बैक करूँ 5 डेज, 7 डेज, 24 आवर्स, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स इसके अवेलेबल हैं जो मुझे बताता है कि कितनी इनवाइसेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर मुझे देखना है कि मेरी कौन सी इनवाइसेस हैं जो होल्ड पर हैं, उनका रीज़न क्या है, लाइक वैलिडेशन यानी कि इनवाइसिंग इनकम्प्लीट है किसी अकाउंटिंग एरर की वजह से, किसी टॉलरेंस कंट्रोल की वजह से, कि XYZ रीज़न की वजह से मेरी इनवाइसेस ऑन होल्ड हैं ड्यू फॉर वैलिडेशन, तो मुझे यहाँ पे नंबर और वो इनवाइसेस अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो इनवाइसेस भी शो हो जाएंगी। इसी तरह से मेरे पास परचेजिंग के होल्ड पर कितनी हैं, अदर्स होल्ड कितने हैं, अप्रूवल में क्या स्टेटस है, पेंडिंग पे कितनी अप्रूवल्स हैं जो मैंने इनिशिएट की। इसी तरह से अदर्स के पास कितनी अप्रूवल्स हैं, जो लाइक मेरे बॉसेस के पास या मेरे सुपरवाइजर्स के पास कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हैं जो इस वक्त होल्ड पर हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन रिजेक्ट कर दी है, एडवांसेस मैंने सप्लायर को कितना दिया हुआ है, किस पीरियड में दिया हुआ है, वो भी मुझे डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैं देखना चाहूँ कि लास्ट 14 डेज में ड्यू कितना हुआ है मेरा लाइबिलिटी, तो 10.2 मिलियन यहाँ पे मुझे नंबर्स दिखा रहा है। तो डिफरेंट ऑप्शन हर मॉड्यूल में अवेलेबल हैं। ऑरेकल की और SAP की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है कंपेयरिंग टू अदर एप्लीकेशन, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है और स्टडी भी थोड़ी डिटेल में करनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ERP एज ए होल क्या करता है, तो ERP बेसिकली डाटा कैप्चरिंग सोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो भी डाटा आपने एंटर करना है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का हो, इन्वेंट्री का हो, सेल्स का हो, सारा डाटा कैप्चरिंग ERP में होता है। देन उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं,
विद इन ऑरेकल भी, जिसे हम कहते हैं FRS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टूडियो, जो कि एम्बेडेड है फ्रॉम ऑरेकल हाइपेरियन प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अदरवाइज हम फिर EPM की तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात आ रही है आपको सर? जी जी आ रही है। सर बेसिकली आई थिंक मैं अपना इंट्रो दे नहीं सका, लेकिन बेसिकली मेरा सॉर्ट ऑफ ERP का ही बैकग्राउंड है, बट आई एम मोर टुवर्ड्स टेक्निकल एंड डेवलपमेंट साइड। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन था कि जो कोर्स आउटलाइन होती है, तो बेसिकली हम विद रिस्पेक्ट टू ईच मॉड्यूल होती है या जेनेरिक पूरी ERP को कवर करती है, जिसमें हम सप्लाई चेन, फाइनेंस और EPM सारा कवर करते हैं? आतिफ, ऑरेकल EBS में तो डोमेन वाइज होती है, ठीक है। ठीक और है। डोमेन वाइज इस तरह से होती है कि लाइक आप फाइनेंशियल्स कर रहे हैं तो जनरल लेजर, पेबल्स, रिसीवेबल्स, 3 मॉड्यूल उसमें कवर होते हैं। और यूजुअली ट्रेनिंग उन मॉड्यूल्स की होती है जिनकी सर्टिफिकेशन होती है। अगर हम ऑरेकल फ्यूजन की बात करें तो यहाँ इंडिविजुअल मॉड्यूल की ट्रेनिंग होती है। लाइक जनरल लेजर की सेपरेट ट्रेनिंग है, पेबल्स की सेपरेट है, और इसी तरह रिसीवेबल की, कैश मैनेजमेंट की, फिक्स एसेट, जिन मॉड्यूल्स की क्लाउड पे ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल सेपरेट ट्रेनिंग होती है। पैकेज सच नहीं होता कोई उसका, तो सेपरेट होती है, क्योंकि वो होती है सर्टिफिकेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जो ऑरेकल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं EBS पे, और वो स्विच करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं ऑरेकल क्लाउड की तरफ, और वो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो मॉड्यूलर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होती है जी। इन सेम गोज फॉर सप्लाई चेन, अगर होता है तो इस पे इन्वेंटरी सप्लाई चेन में भी अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली के प्रोक्योरमेंट की अलग ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट या इन्वेंट्री की अलग ट्रेनिंग होती है। तो मॉड्यूलर ट्रेनिंग होती है, इसलिए कि एक तो ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, सेकेंडली इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड बेस्ड होती है, जिसकी सब्सक्रिप्शन बाय करके फिर ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये ऑरेकल EBS की तरह हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं होती। ठीक ठीक के जी, थैंक यू जी। जी मैं चैट को देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बात की थी कि मैं लास्ट में देखूंगा चैट, तो ऑब्वियसली जब मैंने कह दिया लास्ट में, तो फिर लास्ट में है। चलें ठीक है, देख लेते हैं। How to practically implement Oracle, as it's a big database that widely used. So to need to learn about Oracle, why not SAP and Oracle user friendly? अच्छा ठीक है जी, जो एप्लीकेशन ज़्यादा आउटपुट दे रही होती है ना, तो जाहिर है कि वो यूज़र फ्रेंडली इस तरह नहीं होती कि यूज़र की रिक्वायरमेंट समवेयर इस तरह की होती है कि जी यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर दें, यहाँ पे ये बटन लगा दें। तो जो जितनी भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होती हैं, ये प्री बिल्ट एप्लीकेशंस कहलाती हैं। प्री बिल्ट का मतलब ये कि आपको कॉन्फ़िगरेशन के टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसकी सेटअप राइट्स होते हैं, आप उसमें जाके एप्लीकेशन एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कॉन्फ़िगर करते हैं। किसी कस्टम एप्लीकेशन की तरह आप डेवलपर के साथ बैठ के नहीं कहते कि यहाँ पेज पे एक फील्ड लगा दें, यहाँ पे एक लोगो लगा दें। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट होती है, और उसके बाद वन गो में कस्टमाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो की जाती है। ठीक, अच्छा CMA में ऑरेकल का कितना यूजेज है, देयर एनी डिफरेंस? अच्छा, आप CMA आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, या CMA आप US की बात कर रहे हैं जिसमें 2 पेपर होते हैं? ICMA भी, ओके अच्छा, ठीक ठीक, राइट। मैं ICMA से जो है पार्ट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। ICMA इंटर मैंने किया हुआ है, प्लस MBA मैंने किया हुआ है। अच्छा, ICMA का एडवांटेज ये अकाउंटिंग बैकग्राउंड के साथ आप जब करते हैं ना, लाइक अगर मैं आज से 10-15 साल पहले की एग्जांपल देता हूँ, तो जो टेक्निकल लोग थे या प्रोग्रामर्स थे, वो लोग IT में होते थे, ऑरेकल एप्लीकेशन या SAP, क्योंकि एक थॉट थी कि जी जो प्रोग्रामर है वही बंदा जो है वो इस तरह के स्टैंडर्ड ERP सिस्टम की इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन ओवर द पीरियड ये अप्रोच चेंज होती गई। अब मोस्टली क्या होता है, जो फाइनेंस के मॉड्यूल के इम्प्लीमेंटर्स होते हैं वो
ACMA या ACCA या CA होते हैं। रीज़न बीइंग दैट जब हम डिस्कशन करने जाते हैं CFOs के साथ, तो अकाउंटिंग टर्म्स और दूसरी जो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो वन गो में क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप खुद अकाउंटेंट हो बाय क्वालिफिकेशन, और जो सामने आपके CFO बैठा हुआ है वो भी कंफर्ट जोन में आ जाता है कि इनको रिक्वायरमेंट पता है, ये समझ गए कि मुझे क्या चाहिए। अनलाइक किसी टेक्निकल गाय, फाइनेंशियल फील्ड में रहेंगे हम। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कि रिपीट करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लूँ, फाइनेंशियल फील्ड में रहेंगे तो आप मेनली तो आप ही डिपेंड करता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके फाइनेंशियल्स इंप्लीमेंट करते हैं, ऑरेकल फाइनेंशियल्स या SAP, तो आप फाइनेंशियल्स के डोमेन में ही हैं समहाउ, लेकिन ऑब्वियसली तो आप खुद से अगर अकाउंटिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। ओके, अगर हम लोग ये जैसे कि हम लोग अभी ओरेकल की क्लासेस ले लें और हम लोगों ने स्टेप वो भी कर लिया मास्टर्स इन कॉमर्स, तो ये दोनों चीजें हमारे आगे जाके एक ही फील्ड में रहेंगी फाइनेंशियल के अंदर, या फिर ये दोनों अलग अलग होंगी? क्योंकि ओरेकल तो पार्ट ऑफ IT एंड वो तो फाइनेंस में चला जाएगा सारा हमारा कॉमर्स के अंदर, तो ये दोनों अलग अलग फील्ड है, एक ही है? सी वहाँ देखें, ऑरेकल IT है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑरेकल बहुत बड़ा डोमेन है। ऑरेकल या SAP, ये हम वेंडर के नाम ले रहे हैं कि ऑरेकल SAP, इसके अपने प्रोडक्ट्स हैं। लाइक मैंने एग्जांपल दी कि ऑरेकल फ्यूजन क्लाउड है, ऑरेकल EBS है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, EPM है, ठीक है। लेकिन जब हम फर्दर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स आ जाते हैं, लाइक फाइनेंशियल्स। अब अगर फाइनेंशियल्स में एक टेक्निकल बंदा जाके रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है और मैं उससे कहता हूँ यार मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चाहिए सिस्टम से, तो क्या बन जाएगी? मेरा डेप्रिसिएशन मेथड जो डबल डिक्लाइनिंग है, तो ये चीज़ें जितना इजीली एक फाइनेंस का ग्रेजुएट पिक कर सकता है, वो IT का कोर IT का बंदा पिक नहीं कर सकता। तो एडवांटेज यही होता है कि जब आप रिक्वायरमेंट के लिए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उनको प्रेजेंटेशन देते हैं या आप उनकी रिक्वायरमेंट देते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट फाइनेंस की होती है वो क्लियरली अंडरस्टूड होती है डे वन से, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अब आप दोबारा जाके पूछते हैं कि यार डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला बता दो, या स्ट्रेट लाइन में क्या क्योंकि फॉर्मूला यूज होगा। CMA वाले तो जी ओरेकल ERP की ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, जी लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ठीक है, तो एज कम्पेयर टू देयर ट्रेनिंग और कि जैसे कि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें हाँ क्या बिल्कुल फर्क है? बिल्कुल, इसमें इसमें और उसमें दोनों में बहुत फर्क होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, और एक ICA में जो आपका नीपा है ना, यहाँ पे मैंने भी किसी जमाने में ट्रेनिंग दी थी, तो वो कोर्स होता है एंड यूज़र का। अच्छा, एंड यूज़र के कोर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? लाइक आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप मार्केट में निकलते हैं, तो इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है कि एक ऐसा बंदा, ऐसा ग्रेजुएट जिसने ऑलरेडी किसी ऑरेकल पे या SAP पे किसी भी किस्म के ERP सिस्टम पे ट्रेनिंग ली हुई हो या काम किया हो, तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। डे वन से उंगली पकड़ के कोई भी आपको सिखा नहीं रहा होगा कॉर्पोरेट में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ यार ऑरेकल में मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो ऑरेकल में ये चीज़ें हैं। फ़ायदा क्या है कि जो एप्लीकेशन स्क्रीन्स आप यहाँ देख रहे हो कि पेबल्स का डैशबोर्ड है, इनवाइस है, पेमेंट है, तो आप किसी दुनिया में किसी भी कंपनी में जाओगे जहाँ ऑरेकल फ्यूजन क्लाउड इंप्लीमेंट हुआ है, आपको यही स्क्रीन्स नजर आएंगी। कलर डिफरेंट हो सकता है, लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है जनरल वो वही रहेगा जो कि आपने ट्रेनिंग में लिया था, ठीक। तो ये एडवांटेज अपनी जगह पे रहता है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, मैं एग्जांपल दे रहा था कि ओरेकल फ्यूजन क्लाउड या SAP, ये जितने भी ये सारे क्या हैं, ये वेंडर हैं ओरेकल और फ्यूजन क्लाउड या SAP ECC6 या S/4HANA, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट्स ट्रांजैक्शनल डाटा कैप्चर करते हैं। इनका फीचर क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ERP में ज़्यादातर प्रोसेसेस जो हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, लेकिन बुक्स में जो आपने पढ़ा है कि जी सारे प्रोसेसेस इंटीग्रेटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें विद इन एप्लीकेशन भी इंटीग्रेटेड नहीं होती, सीडेड इंटीग्रेशन नहीं होती, आपने करवानी पड़ती है, ठीक है। करवाते हैं इसका मतलब है कस्टमाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑरेकल सेल्स क्लाउड की एग्जांपल लूँ, तो ऑरेकल सेल्स क्लाउड का एक मॉड्यूल है ऑरेकल कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है जी, इंसेंटिव कॉम्पनसेशन सेल्स क्लाउड। तो इंसेंटिव कॉम्पनसेशन, जहाँ पे सेल्स का पर्सन अपनी सेल्स करने के बाद कॉम्पनसेशन काउंट करता है, वो मॉड्यूल सेल्स क्लाउड से इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक।
देन वो मॉड्यूल पेबल से भी इंटीग्रेटेड नहीं है। लाइक आपने अपने सेल्स रैप को पे करना है, फ्रॉम पेबल्स चेक पे करना है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो मॉड्यूल इंटीग्रेटेड नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें कुछ होती हैं जो कि ओवर द पीरियड आप जब एप्लीकेशन में डीप डाइव करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं है। लेकिन बाय डेफिनेशन आप सेल्स के बंदे से पूछेंगे तो कहेगा जी ईआरपी तो होता ही इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो कोई किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स का पर्सन जब भी आएगा सेल्स करने के लिए तो वो कहेगा जी हमारे प्रोडक्ट में हर चीज़ इंटीग्रेटेड है। अगर मैं फाइनेंशियल और प्रोक्योरमेंट की एग्जांपल दूं तो 100% इंटीग्रेटेड है। लेकिन मैं जब सेल्स क्लाउड और इंसेंटिव कॉम्पनसेशन की बात करता हूं तो वो इंटीग्रेटेड नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ईआरपी का बेसिक पर्पस ये होता है कि जो ग्राउंड लेवल का डाटा होता है, जो ट्रांजैक्शनल डाटा, वो कैप्चर करे और उसके बाद जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो प्रेजेंट करे, या पीरियोडिक रिपोर्ट जो है मॉड्यूल की वो ऑनलाइन मैनेजर्स के लिए अवेलेबल हो ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। अच्छा, ईआरपी के टॉप लेयर पे आता है ईपीएम, एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि सी लेवल रिसोर्सेज यूज करती हैं मेनली। अच्छा, इस पे काम क्या होता है? इसमें काम होता है प्लानिंग एंड बजटिंग, फोरकास्टिंग, एक्चुअल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ये कि 10 साल के बाद कंपनी कहाँ पर होगी। ठीक, तो इसमें जितना भी काम होता है ये एक तरह से सिर्फ सिवाय एक्चुअल डाटा के जितना भी डाटा होता है सारा किसी न किसी अजम्पशन की बेस पे बनता है। एक्चुअल डाटा क्या होता है? एक्चुअल डाटा वो है जो आपके ईआरपी में एंटर हुआ। लाइक आपने कोई जीबी रिकॉर्ड किया, आपने कोई प्रोक्योरमेंट की और इन्वेंट्री रिसीव की, इसी तरह से आपने कोई सेल्स रिकॉर्ड की, सेल्स क्लाउड के थ्रू रिसीवेबल मॉड्यूल में गई और उसकी इन दी एंड अकाउंटिंग जीएल में जा रही होती है। तो वहाँ पे उस पीरियड की इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि 10 साल बाद कंपनी कहाँ होगी या डिफरेंट टूल्स आप यूज़ करना चाहें रिपोर्टिंग के, तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ईपीएम। विद इन ईपीएम डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से मॉड्यूल हैं? जो टॉप लेवल का मॉड्यूल है वो कहलाता है प्लानिंग एंड बजटिंग क्लाउड सर्विसेज। ये हाइपेरियन से ही हाइपेरियन ऑन प्रेमाइज से मूव हुआ क्लाउड पे, जिसे टर्म यूज की गई ईपीएम। तो ईपीएम में हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, लाइक प्लानिंग एंड बजटिंग क्लाउड सर्विसेज, एंटरप्राइज प्लानिंग एंड बजटिंग क्लाउड सर्विसेज। इसके अलावा अकाउंट रिकंसिलिएशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, इस तरह का टूल है। लाइक आप किसी एयरलाइन में जाते हैं और आप रूट कॉस्टिंग करना चाहते हैं, कि रूट कॉस्टिंग में आप देखना चाहते हैं कि मेरी फ़्लाइट जो कराची से इस्लामाबाद गई तो ओवरऑल इस एक फ़्लाइट पे मुझे क्या रेवेन्यू अर्न हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या बना, जीपी कितना आया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आया सिर्फ एक फ्लाइट पे। तो ये रूट कॉस्टिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए भी मॉड्यूल ईपीएम में अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स है कि मैं प्लान करना चाहता हूँ कि अगले 10 साल में मेरी कंपनी की क्या पोजीशन होगी, कितने लोग मुझे चाहिए होंगे, कंसीडरिंग डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। यानी कि अगर मेरी कंपनी की ग्रोथ ऐसी है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अभी मेरे 10 सेल्स के सेल्स रैप हैं जो कि मुझे 10 मिलियन की सेल देते हैं, और 5 साल के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 100 मिलियन की हो जाएगी, तो मुझे कितने मजीद सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर हायर करने होंगे अगले 10 सालों में। तो इस तरह का जो भी व्यू होता है अवेलेबल वो हमें स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स से मिलता है। इसी तरह से एज एन एचआर अगर मैं वर्कफोर्स की बात करूँ तो वर्कफोर्स ईपीएम जो है वो मुझे फैसिलिटेट करता है कि मैं ये फोरकास्ट कर सकता हूँ कि मेरे पास सपोज किस रीजन में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी एज क्या है, रिटायरमेंट, बेस्ड ऑन रिटायरमेंट एज किस ईयर में मुझे कितने मजीद लोग हायर करने होंगे, किस मंथ में हायर करने होंगे, कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं इस साल, उनका कॉम्पनसेशन फाइनल सेटलमेंट पे क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम ईपीएम के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कुछ डैशबोर्ड ईपीएम के। अच्छा, इसमें डिफरेंट सीडेड डैशबोर्ड भी अवेलेबल होते हैं, और अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप अपने डैशबोर्ड
खुद डिफाइन कर सकते हैं। ये यूजर एंड के डैशबोर्ड होते हैं। लाइक मुझे एक डैशबोर्ड देखना है और मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो मैं रन टाइम पे ही डैशबोर्ड का जो चार्ट है वो चेंज कर सकता हूँ। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्वियसली आप अपने कंसल्टेंट से करवाते हैं और कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं। सी अगर किसी में डाटा है तो वो वाला देख लेते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल नॉन कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रेनिंग के आईएसओ के डिफरेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ट्स में मेरे पास अवेलेबल हैं। और मुझे अगर इस चार्ट पे क्लियर व्यू नहीं मिल रहा तो मैं रन टाइम पे जाके ये चार्ट भी चेंज कर सकता हूँ एज ए यूज़र। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाऊँ। ठीक, तो रन टाइम पे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में चार्ट जो है वो अपडेट हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट एक आप पैटर्न रख लेते हैं, इसके अलावा आपको जो भी सिलेक्ट करना होता है आप एज ए यूज़र खुद व्यू कर सकते हैं कि आपने क्या देखना है। तो ईपीएम में इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। बेसिकली ईपीएम का मेनली पर्पस ही यही होता है कि डैशबोर्ड और जो रिपोर्ट्स हैं किसी भी तरह की, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट हों या नॉन फाइनेंशियल हों, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड डाटा, प्रोजेक्ट पे प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ईपीएम के सिस्टम से मिल जाती है। और ओवर द पीरियड होती है। आप हिस्टोरिकल डाटा भी देख सकते हैं क्योंकि ये ईआरपी से इंटीग्रेटेड होता है। तो जो आपके पिछले 5-10 साल का डाटा अगर आप इसमें माइग्रेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगले 5-10 साल का व्यू लेना चाहें तो वो भी आपके पास अवेलेबल होता है। जी, अब कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। ठीक है जी, फिर एंड करते हैं इसको, सेशन को यहीं पे। ठीक है काशिफ सर, आप लास्ट स्लाइड बस शो कर दीजिएगा जिसमें हमारे नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको फिर हम एंड करते हैं। अम, जी दीजिएगा। जी काशिफ सर, लास्ट स्लाइड। Okay, participants, thank you everyone for joining our workshop. If you have any query, so kindly contact us on these given numbers, or you can visit on our website for certification, workshop certification. Kindly message us on WhatsApp and do register yourself first for certification. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you, Ji. Love is. Allah Hafiz.